नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ। अब वक्त हो चला है आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। तो आज आपको पहली खबर बताते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नई मुसीबत के भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता, बाबा रामदेव की कोरोनिल किट तो याद ही होगी। खैर, याद तो होगी ही, भला भूल कैसे सकते हैं। कोरोना जब अपनी हाइक पर था तब बाबा रामदेव ने प्रचार प्रसार करके ये दावा किया था कि ये कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में कारगर है। लेकिन इस दावा को उस वक्त इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन अभी हाल की इस दावा को आयुष मंत्रालय ने प्रमाण पत्र मिला। इस दावा के सपोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उतर आए हैं। दावा के समर्थन में उतरने से उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बाबा रामदेव की कंपनी द्वारा तैयार की गई कोरोना की तथा कथित दावा कोरोनिल को लॉन्च करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के पतंजलि की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल का प्रचार करने को अनैतिक बताया है। आईएमए का कहना है कि ये देश के लोगों के साथ सरासर धोखा है। आईएमए ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम मॉडर्न मेडिसिन के हर डॉक्टर पर लागू होते हैं और उनके मुताबिक कोई डॉक्टर किसी दवा का प्रचार नहीं कर सकता। पतंजलि ने कोरोनिल को कोविड-19 की पहली एविडेंस बेस्ड दवा बताकर रिलॉन्च किया था। इस दवा की लॉन्चिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने कोरोनिल दवा का प्रचार किया। बस फिर क्या था, उनके इस कदम से आईएमए ने आपत्ति जता दी। आईएमए की ओर से जारी बयान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करने का अभियोग भी लगाया गया है। बयान में लिखा है, नियम कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी दवा को प्रमोट नहीं कर सकता, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो कि स्वयं एक डॉक्टर है, उनके द्वारा दवा को प्रमोट किया जाना चौंकाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बाबा रामदेव द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। बाबा रामदेव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनके संस्थान द्वारा तैयार की गई कोरोनिल से जुड़े शोध पत्रों को कई अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित किया गया है। इस प्रेस वार्ता में दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने कोरोनिल के साथ तस्वीरें खिंचवाई। प्रेस वार्ता के बाद रामदेव ने अलग अलग टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दुनिया के 154 देशों में भेजने की मान्यता मिल गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षवर्धन ने इस दवा और आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात कही थी। मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद को अच्छी ढंग से पूरे दुनिया में पुनर्स्थापित करने की जो यज्ञ है, इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आहुति डाली जाएगी वो भारत के लिए तो एक प्रकार से गर्व और गौरव का विषय होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पूरी मानवता की, पूरे देश के, दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इसको विश्व कल्याण का एक बहुत बड़ा प्रकल्प मानकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आईएमए ने कई सवाल दागे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आईएमए ने सवालों की पूरी लिस्ट तैयार करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। देखना होगा कि आईएमए द्वारा पूछे गए सवालों पर हर्षवर्धन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाले टशन के बीच पाकिस्तान पीएम इमरान खान को भारत ने अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। पीएम इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं और इसी दौरे के लिए पाकिस्तान की तरफ से अनुरोध किया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें एयर स्पेस में एंट्री के लिए अनुमति दे दी। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भारत ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। पाक पीएम श्रीलंका के दौरे पर जा रहे थे।
और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से अनुरोध किया गया था, जिसके बाद उन्हें भारत सरकार की ओर से एंट्री के लिए परमिशन दे दी गई है। बता दें कि इससे पहले साल 2019 में पाकिस्तान ने भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और सऊदी अरब की यात्रा के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की इजाजत देने से इनकार कर दिया था और जनता के दबाव के चलते पीएम के काफिले का रूट चेंज कर दिया गया था। इसी के साथ ये भी बता दें कि काफी लंबे समय से भारत और पाक के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है और लगातार तनाव भरा ही माहौल है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और उच्च स्तर के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिन की श्रीलंका यात्रा पर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इमरान का राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से द्विपक्षीय मुलाकात का कार्यक्रम है और इस दौरान व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तकनीक, रक्षा और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से कहा गया है कि पीएम इमरान प्रधानमंत्री राजपक्षे के आमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के मसले पर भारत की ओर से हर बार यही कहा गया है कि पाकिस्तान को पहले आतंकवाद के खिलाफ कठोर एक्शन लेना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के मुजफ्फरनगर में शिक्षकों की टोली ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। पीएम नरेंद्र मोदी आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यहां अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। पीएम ने नए इकोसिस्टम में नए लीडरशिप की जरूरत पर जोर दिया है। पीएम ने आईआईटी खड़गपुर के छात्रों से भी बात की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। यहां वर्चुअल संबोधन में नए इकोसिस्टम को लेकर भी कई बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन आईआईटी खड़गपुर के सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए अहम नहीं है जिनको डिग्री मिल रही है। आज का दिन नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है। पीएम ने छात्रों से कहा कि आपको इस संस्थान से स्नातक करने के बाद न केवल अपने भविष्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि वर्तमान पर नजर रखते हुए आपको हमारे राष्ट्र के भविष्य की देखभाल भी करनी है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने मैप और भू स्थानिक डेटा को कंट्रोल से मुक्त कर दिया है। इस कदम से टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती मिलेगी। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी और तेज होगा। इस कदम से देश के युवा, स्टार्टअप और इनोवेटर्स को नई आजादी मिलेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो या फिर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आईआईटी खड़गपुर प्रशंसनीय काम कर रहा है। कोरोना से लड़ाई में भी आईआईटी खड़गपुर के सॉफ्टवेयर समाधान देश के काम आ रहे हैं। अब हेल्थ टेक के फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस को लेकर भी तेजी से काम करने की जरूरत है। यहाँ पीएम ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। पीएम मोदी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। नए इकोसिस्टम में नए लीडरशिप की जरूरत। विकास के संकल्प को सिद्ध करने का है वक्त। अब विकास में देरी नहीं होगी। जलवायु परिवर्तन पर देना होगा ज्यादा ध्यान। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से होगा डेवलपमेंट। इसके अलावा संस्थान के छात्रों के साथ साथ पीएम ने यहाँ के शिक्षकों को संबोधित किया और कोरोना काल में उनके योगदान के लिए तारीफ भी की। वहीं आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 दिन की राहत के बाद आज फिर से बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम आदमी को दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव तो चढ़ ही रहा है, दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने के मूड में ही नहीं है। लगातार बढ़ोतरी के बाद देश के लगभग सभी शहरों में ईंधन का दाम अब तक उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आज पेट्रोल के दामों में
35 से 38 और डीजल के दामों में 34 से 35 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। देश में कई जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं, लेकिन बढ़ोतरी के बीच कीमतों में कटौती के कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं। जी हां, पिछले 2 दिनों तक ईंधन तेल के दाम स्थिर थे, लेकिन मंगलवार यानी 23 फरवरी 2021 को आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई है। बता दें कि देश के सभी बड़े शहरों में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के पार चल रहा है। आज की बढ़ोतरी के बाद से दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं यहाँ डीजल 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल 86 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में विपक्षी पार्टियां बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सोमवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल में मिलाए गए इथेनॉल पर भारी टैक्स देना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में नए साल पर पेट्रोल के दाम 83 रुपए 71 पैसे थे। वहीं डीजल की कीमत 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर थी। लेकिन आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 97 पैसे और डीजल की कीमत 81 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। यानी इन 54 दिनों के अंदर दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 7 रुपए 22 पैसे और डीजल 7 रुपए 45 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं? इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। छात्रों से मिलने वाली स्कॉलरशिप गरीब तबके के छात्रों के लिए किसी वरदान की तरह साबित होती है। सरकार के जरिए शुरू की गई इस योजना के कई छात्रों को पढ़ाई में काफी मदद अब तक मिल चुकी है, पर अब ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। स्कॉलरशिप के नाम पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अधिकारियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। भ्रष्टाचार का ये मामला मंदसौर से सामने आया है, जहां एक एमबीबीएस छात्र के साथ स्कॉलरशिप के नाम पर घोटाला किया गया है और इस घोटाले में भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी फौज शामिल रही। बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति प्रभारी, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और बैंक के अधिकारी की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक प्रकाश चंद्र चौहान के बेटे को ही कक्षा 8 का छात्र बताकर छात्रवृत्ति निकाल ली गई, जबकि वह रतलाम मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र है। जब मामले की शिकायत प्रकाश चंद्र चौहान ने दर्ज कराई तो इसके बाद पूरा मामला सामने आया। दरअसल जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी और निजी शिक्षण संस्थानों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले छात्र की कक्षा 12वीं तक छात्रवृत्ति निकाली। वहीं जब भ्रष्ट अधिकारियों के लालच का घड़ा नहीं भरा
तो फिर उसी छात्र को वापस कक्षा 7 में लाया गया और फिर से छात्रवृत्ति निकालनी शुरू कर दी गई। मंदसौर जिले में हुए इस छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में कुछ छात्र छात्राओं ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इन शिकायतों का अब तक निराकरण नहीं किया गया। अब जब पूरा मामला मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के संज्ञान में आया तो उनका कहना है कि छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने पर इसकी सघन जांच की गई है। इसमें प्रारंभिक तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रभारी, शिक्षण संस्थान, बैंक के अधिकारी की मिलीभगत मुख्य रूप से सामने आई है। इसकी जड़ तक जाकर जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास एक व्यक्ति शिकायत लेके आया था कि उसका बच्चा जो है वो MBBS में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसकी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है और जब भी उसकी छात्रवृत्ति के लिए वो पोर्टल पे सर्च करता है तो जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी सही नहीं प्राप्त हो रही है। और वो 2 बार आया तो फिर मैंने उसको डिटेल इंक्वायरी कराने की निर्देश दिए थे। निर्देश में ये निकल के सामने आया कि उसका जो नाम है वो MBBS पढ़ते हुए बालक की नहीं बल्कि 8वीं कक्षा में पढ़ रहे बालक के रूप में उसका नाम दर्ज है और उसकी छात्रवृत्ति इसलिए नहीं मिल पा रही है। ये बड़ा ही क्यूरियस लगा कि एक व्यक्ति जो कि MBBS में पढ़ रहा है उसकी 7वीं 8वीं में एंट्री कैसे हो रही है। तो हम लोगों ने और भी सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश की और उसको देखने की कोशिश किया कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये सामने देखने को मिला है कि ऐसे लोग जो कि हायर एजुकेशन कर चुके हैं और 12th पास कर चुके हैं, उनको रीएडमिशन बता के और उनकी छात्रवृत्ति निकालने की कोशिश की गई है। फिलहाल डीएम मनोज पुष्प ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया है, पर अब देखना अहम होगा कि आरोपियों पर पुलिस शिकंजा आखिर कब तक कस पाती है। मंदसौर से प्राइम टीवी के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। कहते हैं कि मन में किसी चीज को सीखने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल अपना रास्ता रोक नहीं सकती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एक ITI स्टूडेंट ने, जिसकी सीखने की लगन का इस वक्त हर कोई मुरीद है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रही ये राइफल किसी असली राइफल से कम नहीं लग रही है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई धातु से बनी राइफल नहीं है, बल्कि एक लकड़ी की राइफल है। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां ITI के कारपेंटर ट्रेड के छात्र आशीष कुमार विश्वकर्मा ने लकड़ी की AK-47 राइफल तैयार की है। बता दें कि इस राइफल को बनाने में आशीष को 2 दिन का समय लगा और करीब 100 रुपए की लागत में आई है, जिसमें 60 रुपए का एक लेंस लगा हुआ है और 40 का खर्च उसे पेंट करने में आया है। क्या था कि मेरे यहाँ 33 MP बटालियन NCC की ट्रेनिंग चल रही थी, जो सागर में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो लड़के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे कैडेट्स, उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए गन नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको लकड़ी की गन बना के ट्रेनिंग करने के लिए दे दूँ, ताकि ये एम्यूनेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो मैंने AK-47 का डमी बना के तैयार किया हूँ, जो मेरे द्वारा निर्मित हुई है, यही ITI ट्रेड कारपेंटरी ट्रेड रीवा में। दरअसल ITI कॉलेज में NCC का कैंप आयोजित हुआ था, जिसमें छात्रों को आर्म्स ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन कैंप में राइफल नहीं थी। इस बात से छात्र को लकड़ी राइफल बनाने की प्रेरणा मिली और छात्र ने असली राइफल की छवि को दिमाग में रखते हुए हूबहू राइफल बनाकर सबको हैरान कर दिया। ये NCC के बच्चे हमारे कैंप में जाते हैं सागर। इस बार कोविड के कारण NCC के पूरे डेलीगेट्स हमारे यहीं आए हुए थे, अधिकारी वगैरह। तो कैंप से हमारी स्थानीय स्तर पे हुआ था। उन बच्चों को आर्म्स के भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो आर्म्स ट्रेनिंग देने की, उनकी पोजीशनिंग वगैरह देने के लिए बच्चों ने हमारे जॉइंटली कारपेंटर व्यवसाय के बच्चे, टर्नर व्यवसाय के बच्चे और फिटर व्यवसाय के, बेल्डर के, इनके ट्रेनिंग ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में बच्चों ने एक मॉडल स्वरूप इन्होंने बनाया है। एक जॉइंटली ये डमी है, एक स्वरूप है मॉडल, ये फंक्शनिंग कुछ भी नहीं है इसमें। फिलहाल लकड़ी की इस राइफल को छात्र ने कैंप में शामिल होने के लिए सागर से आए सेना के DM को सौंपा है।
वहीं अब छात्र के इस प्रयास पर सेना के अधिकारी ने उसको सम्मानित करते हुए हौसला बढ़ाया है। रीवा से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। तो हमने आपको देश दुनिया की हर खबर से रूबरू करवा दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।